बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डोंगरी में दाऊद इब्राहिम का असर और रसूख बढ़ता ही जा रहा था। इसने अपनी जहनी सलाहियतों और मामला फहमी से सब पर सहर तारी कर दिया था। अंजुमन शबाब भी अब मशहूर होती जा रही थी। ये अंजुमन अब महज इन सरगर्मियों तक महदूद ना रही थी जिनकी खातर इसे वजूद में लाया गया था, बल्कि इस अंजुमन ने कुछ गैर कानूनी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। अंजुमन ने तो अव्वलन तो अपनी सरगर्मियों की खातिर लोगों से पैसे वसूल करना शुरू कर दिए। बाद अज़ां पैसे देने वालों से कहा जाता कि वो बेसहाराओं की शादियों और जनाजों के लिए भी अपना हिस्सा मनाएं, वरना उन्हें संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। यूं इस अंजुमन ने, जिसमें दाऊद और इसके लड़के नुमाया थे, काफ़ी हद तक इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया। अलबत्ता अब तक इस अंजुमन के लोगों ने तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाया था। इन्हीं दिनों यानी 1974 की बात है, जब दाऊद इब्राहिम के वालिद इब्राहिम भाई और साबर को बाशु दादा ने सरे बाजार बेइज्जत किया था। नौजवान दाऊद के सर पर गोया एक पहाड़ का सा वजन आन पड़ा था। इसे अपने वालिद और भाई से बेपनाह मोहब्बत थी। दाऊद खुद जैसा भी था, अपने वालिद और भाई के सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। बाशु दादा ने ना सिर्फ उन्हें सरेआम रुसवा किया, बल्कि इन पर अपने एहसानात भी गिनवाता चला गया। एक गुंडे के हाथों अपने भाई और वालिद की रसवाई इससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। दाऊद जिस कदर इस मसले पर सोचता, इतना ही उलझता जाता। दाऊद जानता था कि बाशु दादा के इसके वालिद पर एहसानात नहीं, बल्कि इब्राहिम भाई के बाशु दादा पर बहुत से एहसानात हैं। बाशु दादा की बहुत सी स्मगल शुदा चीज़ें छूट ही ना सकती थीं अगर इब्राहिम भाई ना होते। जब कभी बाशु की चीज़ें डॉक्स पर फंस जाती, इब्राहिम भाई कई कई दिनों तक घर न आ पाते और जगह जगह जाकर माल को किसी न किसी तरह छुड़वा ही लेते। दाऊद को अंदाज़ा था कि इसके वालिद की मदद से छुड़वाए गए माल से पैसे कमा कमा कर बाशु दादा ने अपने लिए मर्सिडीज गाड़ी और महंगे तरीन जूते खरीद रखे हैं, जबकि इन तमाम खिदमात के अविज़ दाऊद के वालिद को सिर्फ वो जिंदा रहने के लिए रोटी के पैसे दिया करता था। और अब इस हकीर रकम के अविज़ बाशु ने इब्राहिम भाई को सरेआम बेइज्जत किया था। दाऊद से ये बात किसी भी तरह हजम नहीं हो पा रही थी। उसका पुरजोश जहन ज़बरदस्त हज़यानी कैफियत से दोचार था। रहीम चाचा दाऊद को समझाने बुझाने की अपनी सी कोशिश कर रहा था। वो दाऊद से कहता, गुस्सा अच्छी बात नहीं, चल कर बाशु भाई की गलतफहमी दूर कर दें। लेकिन दाऊद रहीम चाचा की बातों पर तवज्जो ही नहीं दे रहा था। वो सिर्फ इतना जानता था कि बाशु को अब जाना होगा। दाऊद ने इंतहाई गुस्से और जोशीले अंदाज में रहीम चाचा से कहा, बाशु दादा को ये बात बड़ी महंगी पड़ेगी। ये सुनकर तो गोया रहीम चाचा की रगों में खून जम सा गया था। दोपहर 2 बजे थे और जुमे की नमाज अभी ख़त्म ही हुई थी। अहमद खान उर्फ बाशु दादा ने मस्तान तलाव के करीब जामिया मस्जिद में जुमा की नमाज अदा की। दाऊद और इसका गैंग बाशु दादा के इंतज़ार में खड़ा था। हनीफ, राजी, सुल्तान, अबू बकर और साबर इसके साथ थे। साबर बाशु दादा पर हमला करने के हक में नहीं था। इसने दाऊद से कह दिया था कि इसे जवाबी कार्रवाई का खदशा है, लेकिन दाऊद के जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि अब बाशु को जाना होगा। दाऊद ने बड़ी बारीक बीनी के साथ सारा मंसूबा तरतीब दिया था। ये सब लोग जे स्क्वायर से आगे पीर खान स्ट्रीट में खड़े बाशु दादा के आने के मुंतजिर थे। उन्हें ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। उन्होंने अपने अंदाजे के मुताबिक बाशु दादा को अपने पहलवानों के हमरा आते देखा। दाऊद का इशारा मिलते ही गैंग ने वाटर सोडा की बोतलें और बिजली के बल्ब बाशु दादा पर बरसाने शुरू कर दिए। ये लोग ताक ताक कर मुसलसल बोतलें मार रहे थे। चंद बोतलें राहगीरों को भी लगीं। इस हमले पर इर्द गिर्द खड़े लोग हैरान थे।
तो बाशु दादा इनसे ज्यादा हैरान। अव्वल तो बाशु दादा को मारने का ख्याल तक किसी के जहन में नहीं आया था, और वो भी वाटर सोडा की बोतलों को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हुए। ये अपनी नौयत का मुनफरिद वाकया था। लेकिन आने वाले दिनों में बलवा फसाद में वाटर बोतल सोडा की बोतलों का इस्तेमाल खुले आम किया गया। जैसे ही बाशु दादा के होश ठिकाने आए, बाशु दादा ने दाऊद से अकेले ही निमटने की ठान ली। बाशु दादा जानता था कि दाऊद इसके मुकाबले का नहीं, और खुद दाऊद को भी इस बात का बखूबी अंदाजा था। इसीलिए दाऊद ने इस जानिब आने से कबल बाशु को बिलखसूस निशाना बनाया था। दाऊद एक के बाद एक बोतल बाशु पर बरसाता रहा, जबकि इसके साथी दीगर पहलवानों को भी निशाना बनाते रहे। बिला आखिर इन पहलवानों में से एक पहलवान पार्किंग में से मर्सिडीज निकालने में कामयाब हो गया। इस वक्त तक बाशु और उमर पहलवान शदीद जख्मी हो चुके थे। बाशु ने जब मर्सिडीज अपनी जानिब आते देखी तो इसके जहन में ख्याल आया कि इस वक्त तो आफियत इसी में है कि यहाँ से निकला जाए। लिहाजा बाशु और इसके पहलवान गाड़ी में घुसे और वहाँ से फरार हो गए। दाऊद और इसके साथियों ने बोतलें और बल्ब फेंकना बंद नहीं किया। उन्होंने फरार होती गाड़ी पर भी इस कदर बोतलें बरसाईं कि पिछली खिड़कियों के शीशे और लाइटें टूट गईं, और शानदार गाड़ी अपनी बॉडी पर कई बदनुमा दाग लेकर लौटी। जैसे ही गाड़ी वहां से रवाना हुई, ये लड़के अपनी फतह का जश्न मनाने लगे। अब दाऊद के जहन में कुछ और ही मंसूबे थे। अभी इसकी तसल्ली नहीं हुई थी। अभी इसने बाशु के साथ अपना हिसाब ना चुकाया था। ना तो इसने अभी बाशु को सबक सिखाया था, और ना ही बदले की आग इसके सीने में ठंडी हुई थी। लड़कों ने अपनी मोटरसाइकिलें स्टार्ट की और तमकार मोहल्ला पहुंच गए, जहां बाशु दादा का दरबार और अखाड़ा इसके फख्रो गरूर की अलामतों में से मौजूद था। ये अखाड़ा और दरबार बाशु का मान थे। रवायती तौर पर अखाड़ा एक गोल सी जगह हुआ करता है, जहां चारों अतराफ शीशे लगे होते हैं, और वर्जिश के लिए इसमें राड, डंपल और दीगर सामान मौजूद होता है। बाशु का अखाड़ा एक खास मकसद के लिए बनाया गया था। अखाड़े में बादामी शरबत बनाने वाली एक मशीन को भी बतौर खास रखा गया था। ये अखाड़ा बाशु दादा के जाहो जलाल को बढ़ाने के लिए मखसूस अंदाज से बनाया गया था। दाऊद हाकी लेकर आगे बढ़ा और इसने बड़े ही जोशीले अंदाज से शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर में दाऊद ने अपने लड़कों के साथ सारे फर्नीचर, शीशे, शरबत बनाने की मशीन और जहां वहां पर सब कुछ था तहस नहस कर दिया। इस अखाड़े के साथ तो गोया बाशु दादा की कमर ही टूट गई। इस वाक़े के बाद बाशु दादा में दाऊद इब्राहिम का सामना करने की हिम्मत ही ना रही, और इसने समाजी सरगर्मियों से कता ताल्लुक कर लिया। अखाड़ा तो बाशु दादा की सल्तनत का दारुल खिलाफा और इसकी शानो शौकत का मजहर था। अखाड़े का टूटना बाशु दादा को ले डूबा, और जब किस्मत पलटा खाए तो मालूम होता है कि इस वक्त के वफादार तरीन दोस्त भी चढ़ते सूरज को पूजने लगते हैं। हालात बाशु दादा के लिए मुख्तलिफ क्यों कर होते। इस वाक़े के फौरन बाद ही नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत बम्बई पुलिस ने बाशु दादा को गिरफ्तार कर लिया। बाशु दादा को 1 साल के लिए नाकाबिले जमानत तहवील में ले लिया गया। तेली मोहल्ला का चार्ज खालिद पहलवान को दे दिया गया। ये दाऊद के लिए एक सुनहरी मौका था। खालिद बाशु दादा का राइट हैंड था, और इसके बाद इसी को बाशु दादा की सल्तनत का बादशाह माना जाना था। दाऊद ने मौका गनीमत जाना और खालिद को पैगाम पहुंचाया कि इसकी इससे कोई दुश्मनी नहीं है, और इसे खुशी होगी कि अगर इन दोनों में दोस्ती रहे। इस तरह दाऊद ने आनन फानन बाशु दादा की दादागिरी को टकाने लगा दिया। जेल के बाद रिहाई पाने के बाद बाशु दादा लोगों से ना मिलता, और तमकार मोहल्ले में तो इसने कभी कदम रखने की हिम्मत भी नहीं की। अब वो अपने घर हैदराबाद जाया करता था, लेकिन इस वाक़े के बाद
अब इसका जिक्र दम तोड़ने लगा। जारी है।